हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एग्जामपुर टीचिंग स्कूल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक धमाकेदार क्लास लेकर आ रहे हैं, जिस पर आज हमको चर्चा करनी है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा भारत का प्राकृतिक विभाजन। हमने आपको बताया था कि 5 प्राकृतिक विभागों में भारत को बांटकर देखा जा सकता है, और जिनमें से हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान, इनकी चर्चा कर ली है। और आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो भारत के अन्य प्राकृतिक विभाग हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही धमाकेदार, आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूं, धमाकेदार 2 सवाल पर डे आपको क्लास में मिलेंगे। बिल्कुल नए नए सवाल, एकदम लीक से हटकर सवाल, 2 नए नए सवाल आपको मिलेंगे हर दिन। आज से उसकी शुरुआत होगी। साथ ही आपको मिसलेनियस की टेबल भी मिलेगी, और साथ ही आपको आज भी एक धमाकेदार ट्रिक भी आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में। एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथी क्लास को अटेंड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। नीरज पंडित जी, विक्की सागर जी, मधु सिंह जी, नीतू कुमारी जी, अंशी सिंह जी, युवराज सिंह जी, पूजा पांडे जी, मानसी महतो जी, प्रेम कुमार वर्मा जी, आप सभी का क्लास में स्वागत है। आप सभी का क्लास में स्वागत है। हेमा देवी जी, सभी, गुड्डी यादव जी, सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। एक बार फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। और हम सीधे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और भारत का तीसरा प्राकृतिक विभाग, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फटाफट से, ये देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी चर्चा करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। रवि शर्मा जी, स्वागत है आपका। संजय यादव जी, सभी लोगों का स्वागत है ना। तो क्या मैप दिखाई दे रहा है आपको? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जरा एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक ठीक, मेरा भी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि शर्मा जी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको सही ढंग से ये दिखाई भी दे रहा होगा और आवाज भी मेरी अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज हम चर्चा किस पे करने वाले हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। देखिए भारत का तीसरा प्राकृतिक विभाग, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। ये वाला देखिए, ये वाला पूरा के पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये एक त्रिभुज की आकृति में मौजूद है। किसकी? त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद है। देखिए त्रिभुजाकार किस में मौजूद है? त्रिभुजाकार आकृति में भारत का प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है। इसके बाद सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या विभिन्न विद्वान इसकी उत्पत्ति का कारण किस चीज को मानते हैं। आज इस चीज की चर्चा हम लोगों को करनी है। देखिए अगर हम उत्पत्ति की बात करें, इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो इसकी फॉर्मेशन के संबंध में 2 तर्क हैं। विद्वानों द्वारा 2 तर्क इसकी फॉर्मेशन के संबंध में दिए जाते हैं। पहला तर्क जो इसकी फॉर्मेशन के संबंध में दिया जाता है वो क्या है? पहला तर्क है कि देखिए इस जगह पर पहले प्रायद्वीपीय पठार नहीं था और यहाँ पर जलीय क्षेत्र का विस्तार था, लेकिन यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत मौजूद था। क्या मौजूद था? ज्वालामुखी पर्वत मौजूद था। और उस ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले लगातार मैग्मा, लावा के निरंतर जमाव के फलस्वरूप क्या है, क्या बताया जाता है? एक बार देखिए फटाफट से। ये बोला जाता है कि यहाँ समुद्री क्षेत्र था और समुद्री क्षेत्र के बीचों बीच एक ज्वालामुखी पर्वत मौजूद था, और उस ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले लगातार लावा के श्राव के फलस्वरूप
एक क्षेत्र समुद्र के तल से ऊपर आ गया, क्या है, समुद्र के लेवल से ऊपर आ गया, और एक पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। किसका, पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। क्या नाम है उसका, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटो उसका नाम है। तो अब इसके संबंध में तर्क क्या दिया जाता है, इसके संबंध में तर्क दिया जाता है कि इस क्षेत्र में चूंकि काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये इस चीज का बेहतरीन प्रूफ है कि ये क्षेत्र ज्वालामुखी के लावा के निरंतर जमाव के फलस्वरूप बना है। और आप जैसा जानते भी हैं कि काली मिट्टी का निर्माण हमेशा लावा के विखंडन, डिकम्पोजिशन के कारण ही होता है, अदरवाइज इसका होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब, कुछ विद्वानों का तर्क है कि पहले प्रायद्वीपीय पठार नहीं था, यहाँ ये समुद्री क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र था, यहाँ लावा के निरंतर जमाव के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और इस तर्क के संबंध में जो प्रूफ दिया जाता है वो दिया जाता है इस क्षेत्र में काली मिट्टी का पाया जाना, इस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। दूसरा जो तर्क इस संबंध में दिया जाता है, ओनली स्टडी जी पूछ रहे हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया का पार्ट है ये, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेंट्रल मध्य और दक्षिण भारत में इसका विस्तार है, देख भी रहे हैं आप, मध्य भारत से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, दूसरे तर्क की, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण में जो विद्वानों द्वारा दिया गया दूसरा तर्क है वो क्या है, वो तर्क कहता है कि एक जलीय क्षेत्र था, उस जलीय क्षेत्र में क्या हुआ, उत्थान हुआ भूमि का, और भूमि के राइज करने से, उत्थान करने से एक स्थलीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र से ऊपर आ गया और प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हो गई। यानी कि विद्वानों द्वारा दो तर्क दिए गए, एक तो ज्वालामुखी के लावा के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय पठार बना निरंतर जमाव के फलस्वरूप, और दूसरा बना किसके कारण, उत्थापन के फलस्वरूप, प्राकृतिक कारणों से जमीन ऊपर उठी, उत्थापन हुआ, उत्थान हुआ और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। देखिए पहले ये जो प्रायद्वीपीय पठार था, पहले ये जो प्रायद्वीपीय पठार था वो प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था। कैसे, त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था। लेकिन आज की बात अगर हम करें, आज की चर्चा अगर हम करें, तो आज ये त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद नहीं है, छिन्न भिन्न हो गया, खंडित हो गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं, ऊंचा होने के कारण बहुत सारे क्षेत्र बर्फीले हैं इसके, और बर्फ पिघलती है तो नदियों का निर्माण होता है, और बहुत सारी नदियों ने से काट छांट दिया है, काट छांट दिया, और कटने छटने के कारण ये कहीं किसी पठार के रूप में, कहीं किसी पर्वत के रूप में, इस प्रकार से छिन्न भिन्न अवस्था में आज पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, छिन्न भिन्न अवस्था में पाया जाता है। रश्मि चौधरी जी बिल्कुल सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रही हैं आप, बिल सुपर टेट का भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत का प्राकृतिक विभाजन, और इसको आप कतई छोड़िएगा मत, है ना, बारीकी से समझने का प्रयास करिए। मैं भी बारीकी से ही आपको समझा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को एकदम क्लियर करने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में मैंने 3-4 चीजें बताई। पहली चीज ये कि त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था पहले, आज छिन्न अवस्था में मौजूद है, नदियों ने इसे काट छांट दिया। दूसरा मैंने इसकी उत्पत्ति के संबंध में बताया कि दो तर्क इसके संबंध में दिए गए हैं। पहला तर्क बताता है कि लावा के निरंतर जमाव से बना है, और दूसरा तर्क बताता है कि भूमि के प्राकृतिक कारणों से उत्थान करने के कारण इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे, देखिए इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पठार अति महत्वपूर्ण है और उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज की चर्चा हमें करनी है। देखिए देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार आपके सामने है। प्रायद्वीपीय पठार की जो अनीश कुमार जी, ये क्लास बिल्कुल फ्री होती है और रोजाना चलती है। आप
बस इसको अटेंड करिए, कोई शुल्क नहीं है। और जो शुल्क लेकर पढ़ाते हैं उनसे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी यहाँ फ्री में अलॉट की जाती है, आप पढ़िए बस। तो भैया सुने, क्या बता रहे थे हम आपको आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि प्रायद्वीपीय पठार आखिरकार किन किन पर्वतों, किन किन पठारों में विभाजित हुआ है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी सीमा है वो एक पर्वत बना रहा है यहाँ पर, और आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। इस पर्वत का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। देख क्या नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, अरावली। और अरावली पर्वतमाला क्यों महत्वपूर्ण है? अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वतमाला है। और साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अरावली पहले एक विशालकाय पर्वत हुआ करता था, बहुत विशालकाय, लेकिन विभिन्न अपर्दनात्मक शक्तियों के कारण, विभिन्न अपर्दनकारी शक्तियों ने इसमें एरोजन किया, इसका कटाव किया, और कटाव के कारण आज ये बहुत सूक्ष्म अवस्था में बचा हुआ है। यानी कि पहले बहुत बड़ा पर्वत था और आज इसके अपर्दन के फलस्वरूप इसके नाममात्र बचे हुए हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत, क्या अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन बोला जाता है। इस पर एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। क्या प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है? माउंट आबू बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? माउंट आबू। और माउंट आबू किस लिए फेमस है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए। किसके लिए? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर के लिए फेमस है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है ना। और अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, कौन सी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर यानी 1722 मीटर किसकी ऊंचाई है? गुरु शिखर की। तो आपको समझ में आया होगा अरावली पर्वत क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बना रहा है। दूसरा, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तीसरा, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत विशालकाय था, अब इसके नाम मात्र इसके अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ पर एक माउंट आबू नामक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, और ये माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए फेमस है। इसके बाद अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1722 मीटर है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आपको अरावली पर्वत के ही बगल में एक पठार की चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आ चुका है। वो एक क्वेश्चन क्या है ये भी हम चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन मालवा पठार पर बन सकता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो अरावली पठार पर कितने क्वेश्चन बन गए? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन? अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन? गुरु शिखर। अरावली पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन? माउंट आबू। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अरावली पर्वत से बन गए। तो जरा फटाफट से हम लिख लेते हैं उन पॉइंट्स को जो अब तक हमने आपको समझाए हैं। जरा फटाफट से चलिए कॉपी किताब ले लीजिए। तो देखिए फटाफट से हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की, और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत, दो तर्क दिए गए। दो तर्क दिए गए और दोनों तर्कों में पहला तर्क क्या है? ज्वालामुखी के लावा के आधार पर, ज्वालामुखी के लावा के निरंतर जमाव के फलस्वरूप, निरंतर जमाव के फलस्वरूप दूसरा जो तर्क इसके संबंध में दिया जाता है क्या है? प्राकृतिक कारणों से उत्थान जो हुआ, उत्थान के फलस्वरूप,
उत्थान के फलस्वरूप। ये दो कारण प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति से संबंधित दिए जाते हैं। क्या? प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत, दो तर्क दिए जाते हैं ना। इसके बाद ये किस प्रकार की आकृति में मौजूद था? पहले त्रिभुजाकार। किस प्रकार की आकृति में मौजूद था? ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में ये क्षेत्र मौजूद था। और ट्रायंगुलर शेप में मौजूद ये क्षेत्र आज कैसी स्थिति में? विच्छिन्न अवस्था में। कैसी अवस्था में? इसको खंडित अवस्था में है ये। कैसी अवस्था में? खंडित अवस्था में। और आज इसमें से बहुत सारे पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ है। किसने किया? नदियों ने काट काट कर दिया है ना, उसको विच्छिन्न कर दिया। अब जो महत्वपूर्ण पर्वत और पठार यहाँ पर हैं उनकी बात हम लोगों को करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है? जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो शेयर करिए, अपने साथियों को भी जोड़िए, मेरा भी सम्मान रखिए। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चले अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत, अगर हम अरावली पर्वत की चर्चा करें तो देखिए अरावली पर्वत की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अरावली पर्वत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बताइए फटाफट से, क्या क्या चीजों पर चर्चा की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला। दूसरी चीज हमने अरावली के बारे में क्या बताई? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है ये, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना। इसके बाद तीसरी चीज हमने क्या बताई? पर्वतीय पर्यटक स्थल है यहाँ पर, क्या? कौन सा? माउंट आबू। और माउंट आबू किस लिए फेमस है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दूसरी अगली चीज हमने क्या बताई कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। बोलिए फटाफट से, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। ये चीजें हमने अरावली पर्वत के बारे में बताई। फटाफट से, जरा जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम चर्चा करते हैं अरावली के ही जस्ट बगल में मौजूद एक पठार की, जिससे आने वाले समस्त क्वेश्चन पे एक एक करके चर्चा करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब वो पठार आपके सामने आ रहा है, देखिए कौन सा पठार है। और वो पठार है देखिए ये वाला, इस जगह पर। और इस जगह पर मौजूद पठार का नाम क्या है? मालवा पठार। क्या नाम है? मालवा पठार। देखिए मालवा पठार महत्वपूर्ण पठार है, क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से ज्वालामुखी निर्मित पठार कौन सा है? ज्वालामुखी निर्मित पठार का उदाहरण कौन सा पठार है? तो उसका आंसर है मालवा पठार। कौन सा? ज्वालामुखी निर्मित पठार। कहा जाता है ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है ये पठार। और एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो क्या क्वेश्चन है? देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है? सुनिए, क्वेश्चन था कि अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में मौजूद पठार कौन सा है? तो वो पठार भी मालवा पठार है। इधर आपका अरावली पर्वत मिल रहा है और इधर आपको मिलेगी कौन सी श्रृंखला? विंध्याचल पर्वतमाला। और बीच में जो पठार मौजूद है उसका नाम क्या है? मालवा पठार, जो ज्वालामुखी निर्मित पठार का उदाहरण है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको मिल रही है उसका नाम क्या है? विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। और विंध्याचल क्यों फेमस है? विंध्याचल भारत का विभाजक है। क्या है ये? भारत का विभाजक, भारत का विभाजक, डिवाइडर ऑफ इंडिया। ये भारत को दो भागों में बांट रहा है, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत
इसके ऊपर वाला जो समस्त भारत है वो कौन सा भारत है? उत्तर भारत। और इसके नीचे वाला जो समस्त भारत है वो किस में बांट रहा है? दक्षिण भारत। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला भारत को दो भागों में बांट रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये विंध्याचल पर्वतमाला भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। यानी कि जब ये उत्पत्ति इसकी हुई थी तो ये बहुत विशालकाय हुआ करता था और आज इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप मौजूद है। यानी अपर्दनकारी शक्तियों ने इसका कटाव कर दिया, बहुत काट छाट दिया, ऐसे नाम मात्र के अवशेष इसके बचे रह गए। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला से आने वाले प्रश्न थे। विंध्याचल के जस्ट बगल में, विंध्याचल के जस्ट बगल में, जी हाँ रूबी शर्मा जी, बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चंस यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब को आधार बनाकर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं मुझसे, परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में मौजूद कौन सा पर्वत है जो महत्वपूर्ण है और उससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फटाफट से, देखिए इस विंध्याचल पर्वतमाला के जस्ट बगल में आपको मिल रहा है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत, आप समझिए ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है। मान लीजिए ये कोई भूमि है और इस भूमि में प्राकृतिक कारणों से दो दरार पड़ गई, दो फॉल्ट पड़ गई। एक दरार यहां पड़ी और एक दरार यहां पड़ी, और इन प्राकृतिक दरारों के कारण, इन प्राकृतिक फॉल्ट्स के कारण ये वाला क्षेत्र भी निमज्जित हो गया, नीचे चला गया, और ये वाला क्षेत्र भी निमज्जित हो गया, यानी कि वो भी नीचे चला गया, और बीच में एक उच्च भूमि बनी रही। और ये जो उच्च भूमि है ये इसने पर्वत का रूप लिया, और ये पर्वत जो है वो कौन सा पर्वत कहलाएगा? ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत इसको बोलेंगे। ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत इसको बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? तो सतपुड़ा ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का ही एक उदाहरण है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताइए कैसे बना सतपुड़ा? ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि सतपुड़ा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए सतपुड़ा पर्वत के एक और घाटी बनाई है। क्या बनाई? घाटी। किसने? नर्मदा नदी ने। यानी कि इसके एक ओर का भाग काट छांट दिया गया। किसने? नर्मदा नदी ने। और इसके दूसरी ओर घाटी का निर्माण किया। किसने? ताप्ती नदी ने, यानी कि तापी नदी ने। यानी कि इस सतपुड़ा पर्वत को दोनों तरफ से लगातार अपर्दनकारी शक्तियों ने, नदियों ने काट छांट दिया, और इसके फलस्वरूप इसके इधर भी निचली भूमि हो गई, इसके इधर भी निचली भूमि हो गई, और बीच में सतपुड़ा पर्वत बना रहा, जो एक ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप बोल रहे हैं ओनली स्टडीज ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है महादेव पहाड़ियां। कौन सी? महादेव पहाड़ियां। और महादेव पहाड़ियों पर जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? बताइए फटाफट से। धूपगढ़। तो अगर क्वेश्चन आए कि सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे धूपगढ़, क्योंकि महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने अभी आपको बताया मालवा पठार, ज्वालामुखी निर्मित पठार का उदाहरण अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। दूसरा मैंने बताया विंध्याचल भारत का विभाजक, भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। तीसरा मैंने बताया सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे तथ्य एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम टपकाए। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर लीजिए, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर लीजिए। और अब हम इनको लिखने की तरफ चलते हैं। जरा इन पॉइंटों को जो मैंने समझाया उनको एक एक करके लिख लेते हैं, और तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट से जोड़िए यार दोस्तों को। हमने चर्चा की किसकी? मालवा पठार की।
मालवा पठार। और मालवा पठार के बारे में क्या बताया? ज्वालामुखी निर्मित पठार है, ज्वालामुखी निर्मित पठार, निर्मित पठार। और जो दूसरा मालवा पठार का मैंने क्वेश्चन बताया था, क्या बताया कि अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा पठार मिलता है। क्या है? मालवा पठार। और इधर क्या है, कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी चीज की चर्चा की? विंध्याचल पर्वत की। और विंध्याचल पर्वत के बारे में क्या बताया हमने आपको? भारत का विभाजक है ये, भारत का विभाजक। और भारत का विभाजक है किस कारण? क्योंकि ये भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। इसके बाद विंध्याचल के बारे में हमने क्या बताया? ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद हमने बताया सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में क्या बताया? ये ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में हमने क्या बताया? इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। और अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हमको चर्चा करनी है कुछ अन्य पर्वतों की, अन्य पठारों की। वो कौन कौन से पर्वत और पठार हैं जरा देखिए। देखिए, हमने बात की यहां अरावली की, यहां चर्चा की अरावली की, अरावली के बाद चर्चा की मालवा पठार की, फिर चर्चा की विंध्याचल की, और फिर चर्चा की सतपुड़ा की। इसके बाद थोड़ा सा इधर चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के इस तरफ एक पहाड़ियां हैं, मैकाल। कौन सी पहाड़ियां हैं? मैकाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। और इन मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। क्या नाम है उसका? अमरकंटक नाम है। और ये अमरकंटक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे दो नदियों का उद्गम होता है। दो नदियां यहां से निकलती हैं, और उनमें से एक नदी का नाम है सोन और दूसरी नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, किस ओर बहने वाली? पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा और सोन दोनों के दोनों नदियां, कौन कौन सी? नर्मदा और सोन दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से। बोलिए फटाफट से, कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। और अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है? मैकाल पहाड़ियों की। और मैकाल पहाड़ियां कहां स्थित है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर। इस मैकाल पहाड़ियों के जस्ट बगल में एक पठार और मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पठार, और इसका नाम है छोटा नागपुर पठार। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर पठार। ये खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न पठार है। बहुत सारे खनिज यहां पर पाए जाते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, है ना, ये इत्यादि बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। और बहुत सारे खनिजों के कारण ही, पाए जाने के कारण ही इसे भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश। आप कहेंगे गुरुजी रूर प्रदेश क्यों बोला जाता है? रूर जर्मनी का एक इलाका है, और रूर केवल और केवल खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। जैसे भारत में गंगा नदी अत्यधिक पवित्र है, और इटली में पो नदी को पवित्र माना जाता है, तो उसको संज्ञा दे दी जाती है कि इटली की गंगा। ठीक इसी प्रकार जर्मनी में रूर प्रदेश काफी खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, और भारत में खनिजों की दृष्टि से संपन्न है छोटा नागपुर पठार। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को संज्ञा दे दी जाती है भारत का रूर प्रदेश। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, यहां पर प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहे हैं शिलांग पठार। कौन सा पठार? शिलांग पठार, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया ये जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया
ये जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। और शिलोंग पठार मुख्यतः किस राज्य में? मेघालय राज्य में। किस में? मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में आपने सुना होगा चेरापूंजी और मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, जिसमें मासिनराम विश्व भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो आप देखिए फटाफट से एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। मैंने अभी क्या बताया? मैकाल पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। और अमरकंटक क्यों फेमस है? क्योंकि सोन और नर्मदा नदियां यहां से निकलती हैं। इसके जस्ट बगल में छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, और खनिजों की दृष्टि से संपन्न होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। इसके जस्ट बगल में प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाते हुए शिलोंग पठार मिल रहा है, जो मेघालय में मुख्यतः स्थित है। और यहां गारो खासी जयंतिया नामक जनजातियां निवास करती हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीज भी समझ में आपको आ गई होगी। अब हमें अग्रसर होना, आगे बढ़ना है, यानी कि कुछ और पठारों की, पर्वतों की चर्चा करनी है। देखिए अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का, ये वाला हिस्सा जो है, ये दिखाई आपको दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और प्रायद्वीपीय पठार का दूसरी तरफ से अगर इधर चलेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी घाट। एक तरीके से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। अब हमें चर्चा करनी है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखिए पश्चिमी घाट की अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो महाराष्ट्र में कालसुबाई, कौन सी? महाराष्ट्र में स्थित कालसुबाई पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी, कौन सी? उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी, वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? कालसुबाई। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी आएगा तो क्या आएगा? महेंद्रगिरी। हाँ, आप कहेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा, पश्चिमी ढाल पश्चिमी घाट है, और इसकी पूर्वी किनारा या पूर्वी ढाल पूर्वी घाट है। और जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं वहां पर एक पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। बोलिए फटाफट से, नीलगिरी। क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे, क्या? नीलगिरी। बोलिए फटाफट से, कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी पहाड़ियों का नाम आप लिखेंगे। और जिससे पहले कि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, इन पहाड़ियों पर चले, जरा एक मिनट लिख लेते हैं जो जो चीजें अभी अभी समझाई हमने। देखिए अभी अभी हमने क्या समझा आपको? मैकाल पहाड़ियां। मैकाल पहाड़ियों के बारे में क्या बताया था कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है इसकी सर्वोच्च चोटी, अमरकंटक। और अमरकंटक क्यों फेमस है? क्योंकि इससे दो नदियां निकलती हैं, एक नदी नर्मदा और दूसरी नदी निकलती है सोन। एक नदी कौन सी निकल रही है? नर्मदा। और दूसरी नदी निकल रही है कौन सी? सोन। ये मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। इसके बाद हमने चर्चा की छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार क्यों फेमस था? खनिजों की दृष्टि से, खनिजों के लिए फेमस था, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छोटा नागपुर पठार या रांची का पठार एक समप्राय मैदान का उदाहरण है। क्या है? समप्राय मैदान का उदाहरण है। अब आप कहेंगे पेनी प्लेन या समप्राय मैदान होता क्या है? देखिए नदी के अपर्दन के फलस्वरूप, क्या? नदी के कटाव के फलस्वरूप जिन मैदानी इलाकों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं समप्राय मैदान, समतल प्राय मैदान। और समप्राय, छोटा नागपुर पठार समप्राय मैदान का ही एक उदाहरण है। तो आपको समझ में आया होगा, छोटा नागपुर पठार से दो क्वेश्चन बनने हैं और दोनों क्वेश्चनों की चर्चा मैंने आपके साथ की है। तो आपको यहाँ मैकाल पहाड़ियां भी समझ में आई, आपको यहाँ छोटा नागपुर पठार भी यहाँ पर आपको समझ में आया। अब जरा चलते हैं शिलोंग पठार की ओर फटाफट से। और शिलोंग पठार के बारे में मैंने आपको क्या बताया था
कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बना रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, ये उत्तरी सीमा बनाता है। और यहाँ पर ये किस राज्य में मुख्यतः स्थित है? मेघालय में। और मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां यहाँ पर रहती हैं और तीनों जनजातियों का निवास स्थान है ये। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। अवनीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लीजिए, मजे आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लास मिलेगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पर्वतों और पठारों की चर्चा कर रहे थे हमने भी अभी बताया था आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी लिख देते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अभी अभी हमने क्या बताया? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या चीज़ हमने चर्चा की थी? प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कालसुबाई। इसके बाद हमने आपको क्या बताया? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के बारे में अभी अभी हमने क्या बताया था? प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान, का पूर्वी ढलान। और प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। बोलिए फटाफट से, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में स्थित है। और कालसुबाई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते हुए हमें चर्चा करनी है किस चीज़ की? आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में अभी अभी हमने क्या बताया था कि नीलगिरी पहाड़ियाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या क्वेश्चन इससे आते हैं? इससे आने वाले क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? ये चीज यहां पर पूछी जाने वाली चीज है ना। तो अब हम देखिए नीलगिरी के बाद जस्ट चलने वाले धमाकेदार प्रश्नों की ओर। आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम धमाकेदार प्रश्न, नए प्रश्न एकदम से, है ना। और नए प्रश्न जिससे पहले शुरू हो, एक बार इसको वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा लें, इसलिए, है ना। तो अब चलते हैं। देखिए अभी अभी हमने बताया आपको नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बताइए फटाफट से। नीलगिरी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ, पहली बात तो यह कि यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो नीलगिरी पहाड़ियों से बनता है वो क्या है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर, 2637 मीटर। और ये प्रायद्वीपीय भारत की तथा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। जरा फटाफट से देखिए, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, भारत व दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इससे पहले एक नंबर और आता है पहले नंबर पर, उसको बताएंगे अभी। दूसरे नंबर पर जिस सर्वोच्च चोटी का स्थान आता है वो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद अगर हम बात करें उटक मंडक या ऊटी, उटक मंडक या ऊटी, ये एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है, हिली टूरिस्ट प्लेस है। और ये वाला जो हिली टूरिस्ट प्लेस है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां। आप क्वेश्चन बन सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप आंसर लगाएंगे डोडा बेटा। क्वेश्चन बन सकता है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप आंसर लगाएंगे डोडा बेटा। क्वेश्चन बन सकता है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप आंसर लगाएंगे डोडा बेटा। और क्वेश्चन बन सकता है उटक मंडक या ऊटी नामक हिली टूरिस्ट प्लेस किस जगह पर स्थित है? तो आप
आंसर लगाएंगे नीलगिरी पहाड़ियों की। और अब हम चलते हैं धमाकेदार प्रश्नों की ओर। आज हम 2 प्रश्न आपको देने वाले हैं। आज आप किताबों में देखकर इनको खोजिएगा, जरा आपके लिए चैलेंज, किताबों में खोजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। जरा देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। इसके बाद सीधे चलेंगे ट्रिक की ओर, और ट्रिक के बाद पर्यावरण की टेबल की ओर चलने वाले हम लोग। देखिए आज के धमाकेदार प्रश्न देखिए कौन से हैं। पहला प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि मुंबई के पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर दूर कौन सा पर्वत खोजा गया? कौन सा पर्वत खोजा गया है? आपको आंसर देना है, कल बताना है इसके बारे में। यानी कि आपको बताना है कि मुंबई के पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर दूर कौन सा पर्वत है, इसकी आपको बताना है। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा में तो आप बता सकते हो तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इसके बारे में, मैं आपका उत्तर जान लेता हूं। अगर आप जानते हैं इस संबंध में तो मुझे बता दीजिए फटाफट से। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इन 2 क्वेश्चंस पे, ये 2 धमाकेदार क्वेश्चंस है जो आज की क्लास में मैं आपको दे रहा हूं, एकदम नए प्रश्न। इनका आपको उत्तर छांट कर लाना है और कल हम इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। और कल हम एक बार फिर से धमाकेदार प्रश्न आपको देंगे। 2-2 प्रश्न करके पर डे दूंगा, लेकिन ये 2-2 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए फटाफट से, एक बार कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चलते हैं अब हम सीधे ट्रिक की ओर। ट्रिक का नंबर आ गया है। आज की धमाकेदार ट्रिक की बारी आ गई। हमने आपको बताया था कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। और इससे पहले बहुत सारे देश आ रहे हैं, जैसे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है भारत। और अगर हम बात करेंगे इन चीजों की, तो इन 7 देशों के नाम याद करना बहुत टेढ़ी खीर है। सुबह से शाम हो जाएगी तब जाकर ये याद होंगे, और सुबह होते ही फिर साफ हो जाएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, और रात को रटी सुबह सफा। समझ में आया कि नहीं आया? तो रटना नहीं है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। अरुण सर से पढ़ोगे तो आपको परेशानी नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं होने दूंगा। देखिए जरा फटाफट से। रुक चीन, अब आ भारत। अब आ भारत, यानी कि चीन तू रुक जा, प्रगति के रास्ते पे थोड़ा रुक, भारत की बारी आ रही है, जल्दी आ भारत, तू जल्दी आ, और चीन तू रुक जा। तो रुक चीन, अब आ भारत, ये ट्रिक आपको याद करनी है। 7 देशों के नाम सीरियल वाइज आपको याद हो जाएंगे। रू फॉर रूस, क फॉर कनाडा, चीन फॉर चीन, अ फॉर अमेरिका, ब फॉर ब्राजील, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, और भारत फॉर भारत। बताइए फटाफट से, 7 देशों के नाम हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, मजा आया कि नहीं आया? 7 देशों के नाम हो गए होंगे। 7 देश सीरियल वाइज। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर भारत। ये आज की महत्वपूर्ण ट्रिक थी। यानी कि आज 2 धमाकेदार सवाल भी मिले आपको, और साथ ही धमाकेदार सवालों के अलावा साथ ही आपको क्या मिली? ट्रिक भी मिली। क्या मिली? ट्रिक मिली। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम एक टेबल की ओर चलेंगे। किसकी टेबल की ओर?
पर्यावरण पर्यावरण की ओर चलेंगे। और आपने देखा होगा कि यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया 16 घास के मैदान कहां मौजूद हैं, 16 घास के मैदान कहां मौजूद हैं? आंसर था पश्चिमी घाट। इसका मतलब क्या है कि इस घास के मैदानों से क्वेश्चन आया, इसलिए मुझे विश्व और भारत दोनों के घास के मैदान कराने हैं। समझ में आ रहा है? विश्व और भारत दोनों के घास के मैदान मुझे कराने हैं। आप ध्यान रखिए, लगे रहिए। कल भी मैंने आपको समझाया था, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते रहिए अपने लिए। और जब आप अपने लिए मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इस समय थोड़े से गम के अंधेरे हैं, लेकिन गम के अंधेरों में आपको डटना नहीं है। आप कछुए की चाल से धीरे 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 लगे रहिए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? गम के अंधेरों में, गम के अंधेरों में तू दिल को न बेकार कर, गम के अंधेरों में न तू दिल को न बेकार कर। सुबह निश्चित होगी, तू जरा सुबह का इंतजार तो कर। सुबह निश्चित होगी और नई सुबह जो आएगी वो आपको मंजिल तक लेकर जाएगी। इसलिए आप मेहनत करते रहें, जरा फटाफट से मेहनत करते रहें, एकदम धीरे धीरे मेहनत करते रहें। एग्जाम की डेट का आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। चलते हैं तो हम पर्यावरण की टेबल के अंतर्गत आज आपको क्या दिखाने वाले हैं। जरा एक चीज ये देख लीजिए फटाफट से। देखिए पर्यावरण की टेबल के अंतर्गत हम किस चीज की चर्चा करने वाले हैं? विश्व के प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान, देखिए घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान। जो घास के मैदान कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाएं, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच जो घास के मैदान पाए जाते हैं, देखिए इस प्रकार, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों यानी कि कर्क रेखा आप कह सकते हैं और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, तो ये 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आपको मिलते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 35 से 65, लगभग 35 से 65, और दक्षिणी गोलार्ध में भी लगभग 35 से 65 डिग्री के बीच ये पाए जाते हैं। और यहाँ ये शीतोष्ण क्षेत्र हैं, क्या है? टेम्परेट जोन है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं ये। और हमें बात करनी है कि विश्व में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। और आगे बढ़ते हुए हमें चर्चा करनी है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा और कहां पाया जाता है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की चर्चा करनी है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखिए नंबर 1 पर आता है सवाना, और सवाना मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद दूसरा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है लियानोज, और लियानोज आपको मिलेगा कहां? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी वेनेजुएला देश में विशेष तौर पर, वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में ये चीज़ें जो लियानोज हैं वो विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद लियानोज के बाद आपको मिलेगा कैंपोज, और कैंपोज आपको मिलेगा कहाँ? ब्राज़ील में। कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में। और ये 3 प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिसमें सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासों के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। किनकी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में एक तरफ आप डालेंगे घास का मैदान और दूसरी तरफ आप डालेंगे संबंधित क्षेत्र। देखिए पहला है प्रेयरी, प्रेयरी, और प्रेयरी नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा आपको मिलेगा पंपास, और पंपास कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तीसरा आपको मिलेगा वेल्ड, और वेल्ड कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका देश में। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका देश में। चौथा है डाउन्स, डाउन्स कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसके बाद आपको मिलेगा स्टेपीज, स्टेपीज, और स्टेपीज कहां पाए जाते हैं? पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, मध्य एशिया, इस क्षेत्र में आपको स्टेपीज देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपको छठवां कैंटरबरी, कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। कहां पर? न्यूजीलैंड में। और इसके साथ ही पुस्ताज, कौन से? पुस्ताज, और पुस्ताज आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? हंगरी में, हंगरी देश में। इस प्रकार ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों के नाम मैंने आपको लिखाए। आज हमने चर्चा की विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की, कल हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख घास के मैदानों की। साथ ही भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही धमाकेदार प्रश्न जो आज हमने दिए उन पर कल चर्चा भी करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इन धमाकेदार प्रश्नों के अलावा, इन धमाकेदार प्रश्नों के अलावा कल दो नए धमाकेदार प्रश्न भी मिलेंगे। कल नई ट्रिक भी आपको मिलेगी और पर्यावरण की एक विशेष टेबल भी मिलेगी। जो छोड़ रहे हैं ना क्लास को, ध्यान रखिए बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। ऑनलाइन आ जाया करिए, 3 बजे किस्मत सुधर जाएगी। और किस्मत से खिलवाड़ करनी है तो 3 बजे सो जाया करो, क्लास मत लिया करो। और अगर क्लास किस्मत बनानी है तो 3 बजे, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, 3 बजे का टाइम खाली रखना है आपको। और अब क्लास होने वाली है पॉलिटी सब्जेक्ट की, तो आप सभी बने रहिए, अपने यार दोस्तों को जोड़िएगा। पॉलिटी सब्जेक्ट मिस्टर अनुपम भारद्वाज सर लेने वाले, इनको विशेष तौर पर पढ़िए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।